Hello students, welcome back again. 10th class economics book, chapter number 4, globalization and the Indian economy, part number 5, page number 65 in your NCERT book. Okay, we have discussed in previous video about the liberalization. Okay, what is liberalization? Removing barriers or restrictions set by the government is known as the liberalization. Okay, टैक्स फ्री कर देना liberalization कहलाता है. Now today we will discuss in part number 5 about the World Trade Organization. World Trade Organization, विश्व व्यापार संगठन जिसे कहा जाता है. ठीक है, ये 1 जनवरी 1995 में इसका WTA नेम दिया गया, WTO. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले इसका नाम जो था वो गेट था, GATT गेट, जिसकी फुल फॉर्म जो 1948 से जो गेट नाम था इसका, इसकी फुल फॉर्म जो नेम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ठीक है, ये गेट की फुल फॉर्म है, जिसका जो एट प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है. ठीक है, और ये जो 1 जनवरी 1995 से इसको WTO का नाम दिया गया था. ठीक है, 1994 तक इसमें जो मेंबर थे वर्ल्ड के कंट्रीज़ थे 123 नेशन थे इसके साथ, इसके मेंबर थे. ठीक है, और अगर एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो 2000 अगर हम 15 और 16 की बात करें तो इसमें नियर अबाउट 165 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. ठीक है, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन. ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट. वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो इंटरनेशनल जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशों में हम व्यापार करते हैं, उस व्यापार में जो लिबरलाइजेशन लगाया गया था. ठीक है, जो कि पावरफुल जो सिस्टम है, लिबरलाइजेशन सिस्टम है, ये काफ़ी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्टेड करने वाला था. ठीक है, काफ़ी सपोर्ट करने वाला था. कि इट मीन्स कहने का मतलब जो काफ़ी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बने जिसके अंदर हमें पता है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कुछ कंट्रीज़ ने इसका सपोर्ट किया था कि ठीक है ये अच्छा है, सही है, उनका ही मानना था. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. और इन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ कंट्रीज़ के द्वारा ये भी क्लियर किया गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, जो हम ट्रेड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन ट्रेड है, उसमें जो बैरियर्स हैं, मतलब टैक्सेस हैं, ये फॉरेन ट्रेड के और इन्वेस्टमेंट पर, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है, गलत है. ये इनको हटाना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए इसको. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए इनको. ये कुछ पॉइंट सामने आए. देयर शुड बी नो बैरियर्स, कोई किसी तरह का भी बैरियर नहीं होना चाहिए. अगर कहीं से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें कोई किसी तरह का भी यानी कि बैरियर नहीं होना चाहिए. ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री. ठीक है, कि जो कोई भी कंट्री एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं तो उनको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उनको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए. ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़. आज हम देखते हैं कि मोस्टली जो सभी कंट्रीज जितने भी हैं, ऑल कंट्रीज़ हैं, उनको अपनी यानी कि जो पॉलिसी है वो लिबरलाइज बनानी चाहिए. ठीक है, उनको यानी कि पूरी तरह से अपने आप को यानी कि ट्रेड फ्री अपने आप को बनाना चाहिए. ठीक है, जो ट्रेड फ्री मतलब ट्रेड टैक्स फ्री. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए. विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है, वो वर्क है, वो क्या है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज बनाना. ठीक है, उसको पूरी तरह से ट्रेड फ्री करना. स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द अपसाइड पेज नंबर
developed countries WTO establish rule regarding international trade and see that these rules are obeyed। अब ये क्लियर है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ एक जो इंटरनेशनल जो ट्रेड सिस्टम था उसमें उसके नियमों को फिक्स किया गया, देखा गया कि रूल रेगुलेशन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि वो ये चेक करता है कि उसके जो रूल रेगुलेशन हैं वो सभी कंट्रीज़ ओबेड करते हैं कि नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, रूल रेगुलेशन का फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये मेन वर्क है WTO का। उसके दिए गए रूल रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना होता है इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान, ठीक है। जहाँ भी कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करता है, व्यापार करता है, ठीक है। As on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently member of the WTO। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ पर आपका कि अकॉर्डिंग टू 2016, मैंने अभी आपको बताया था 14-15 की अगर बात करें तो उसमें जो नियर अबाउट इसमें जो थे, जो मेंबर्स तो थे वो कितने थे, 123 के नियर अबाउट थे 1994 के पास, यानी कि नियर अबाउट, ठीक है। बट एयर प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 165 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर, किसके, WTO के, ठीक है। कब के हैं, जुलाई 2016 की अपडेट डेट, उसमें 165 कंट्रीज इसके नियर अबाउट इसके मेंबर हैं, ठीक है। ये इसका, और जो मेन इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, ठीक है। थ्रो WTO इज सपोर्टेड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ठीक है। WTO का मेन सपोज है कि वो कंप्लीट करना चाहता है कि वो सभी कंट्रीज जितने भी है वो अपने जो ट्रेड को है वो फ्री करे, और ये उनको सुविधा देता है। It is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। अब ये भी देखने को मिला है कि कुछ एक जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपने कुछ बैरियर्स को रिटेन कर रहे हैं, अनफेयरली कर रहे हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बैड ट्रिक खेल रहे हैं, वो अनफेयरली वर्क कर रहे हैं। अभी भी कुछ एक कंट्री ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात है, वो अभी भी किसी अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर वो क्या कर रहे हैं, वो बैरियर्स लगा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और एक तरफ WTO कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास, जो विकासशील देश जिसको हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्री, वो देश सभी अपने यानी कि जो व्यापार के संगठनों के नियमों के अकॉर्डिंग जो उनकी जो अपना ट्रेड सिस्टम है, ठीक है, उनके साथ वो अपने इनको बैरियर को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दें डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, कि वो ऐसा ना करें। अदरवाइज़ कंपटीशन के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने ट्रेड में आगे बढ़ जाएंगे और टैक्स लगा करके उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ इस तरह से अगर टैक्स लगाने लग गए तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अभी कुछ समय पहले इसका एक एग्जांपल भी आया था कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें भी इस तरह की जो डिबेट शुरू हुई थी, बहसबाजी हुई थी कि इस पर ट्रेड पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इसका टैक्स लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो एक बार हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। ओके, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो ट्रेड है उसमें वाद विवाद कैसे शुरू होता है, किस तरह से किया गया था ना। ओके, You have seen in chapter number 2 that the agriculture sector provides the bulk of the employment and a significant portion of the GDP in India। हमें पता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट भी देता है हमें, ठीक है, और बुल्क जो काफ़ी यानी कि मात्रा में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंडिया की GDP में काफ़ी यानी कि योगदान देता है। क्लियर है ये बात। कंपेयर दिस टू ए डेवलप्ड कंट्री सच एज द USA विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1%। और अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, वो तो डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री की बात थी, ठीक है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे USA की एग्जांपल ले लेते हैं, उसका GDP में ओनली 1% ही शेयर होता है उसका। टोटल एम्प्लॉयमेंट 0.5%। और ये भी देखा जाता है कि 0.5% तक भी कम से कम उसमें रोज़गार के रूप में है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया जाता है। मोस्टली उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, वो
सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा वर्क करते हैं। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर द एंगेज इन द एग्रीकल्चर इन द USA रिसीव मसिव सम्स ऑफ द मनी फ्रॉम द USA गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड द मोर एक्सपोर्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। इससे पता चलता है कि जो अमेरिका की कंट्री में USA के अंदर जो एग्रीकल्चर वर्क बहुत कम होता है, उसमें लोग बहुत कम परसेंट में यानी कि वर्क करते हैं, ठीक है, अंग्रेज बहुत कम होते हैं उसमें। तो उससे ये पता चलता है कि जो USA की जो गवर्नमेंट है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम यानी कि धनराशि प्राप्त करते हैं, पैसे कम करते हैं। कहने का मतलब वो जो मैसिव सम्स मनी होता है वो बहुत कम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वर्क प्रोडक्शन कम है और उसमें परसेंटेज कम है उसकी अंग्रेज की, तो क्लियर बात है उसमें इतना नहीं हो पाएगा। ड्यू टू दिस द मैसिव मनी दैट दे रिसीव, ये यानी कि बहुत कम यानी कि जो पैसा उनसे इस चीज़ से कमाया जाता है। US फार्मर कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट एट द अमोरमली लो प्राइजेज, और इस वजह से वहाँ के जो USA के जो फार्मर हैं ज़्यादा उनको हाई प्राइस नहीं मिल पाते हैं, नहीं उसमें ज़्यादा एंगेज होते हैं लोग, तो उनको इस चीज़ का प्रोडक्शन का बहुत कम लो प्राइस उनको मिल पाता है, बहुत कम यानी कि पैसे उनको मिल पाते हैं, ठीक है, यानी कि असाधारण रूप से वो कम कीमत पर बेच सकते हैं। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट्स एट लो प्राइजेज, और जो फार्मर के पास में जो एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाता है अपना कंजप्शन के बाद में, जो कंज्यूम करने के बाद में जो सरप्लस बच जाता है उसको अदर कंट्रीज़ मार्केट में बेचते हैं, तो उसमें भी उनका लो प्राइस ही मिल पाता है। एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज़, इससे पता चलता है कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें फार्मर्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कि वो काफ़ी यानी कि जो फार्मर्स हैं वो बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री एक इंडिया है और इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ वर्क कीजिए, अपने अकॉर्डिंग फार्मिंग सिस्टम को आगे बढ़ाइए, उसमें GDP का अच्छा जो आपको प्रॉफिट मिलेगा। वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज पर WTO रूल्स, ठीक है। WTO के रूल के अकॉर्डिंग हमने सभी जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल ऑफ WTO। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ ने डेवलप्ड कंट्रीज से पूछा है कि ठीक है ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर दिए हैं और उसके बाद में WTO जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और उसके जो रूल रेगुलेशन है उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आपने इग्नोर कर दिया है। एंड हैव द कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ द मनी, और आप अपने यानी कि जितने भी जो फार्मर लोग हैं उनको सही ढंग से आप यानी कि अच्छी यानी कि मनी पैसा उनको नहीं दे पा रहे हैं, उनको नहीं दिया गया, आप नहीं दे पा रहे हैं। यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स, ठीक है। तो इसमें पता चला कि आप लोग हमारी सरकारों से, गवर्नमेंट से ये किसानों की सहायता बंद करने के लिए कह सकते हैं कि वो इसको बंद करें, बट यू आर डूइंग सो योर सेल्फ, लेकिन आपने सिर्फ अपना ही काम किया है, अपनी ही बातें मानी है। ये डिबेट वाली बात थी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड, क्या ये आप जो वर्क कर रहे हैं ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नो, इट मीन्स क्लियर बात होता है कि USA के अंदर जो डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जैसा कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उसके बीच का जो ट्रेड सिस्टम है वो सही ढंग का नहीं है। कहने का मतलब USA है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ए टाइपिकल कॉटन फार्म इन USA consist of thousands of acre owned by a large corporation that will sell cotton abroad or the low price। कितने बड़े एकड़ एरियाज़ में यानी कि एकड़ एरियाज़ होते हैं, हेक्टर होते हैं, उसमें ये अमेरिका के अंदर कपास की खेती की गई है, कॉटन की गई है। आप समझ रहे हैं, कॉटन फार्म होते हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें जो रूल रेगुलेशन को पूरा नहीं फॉलो करते हुए वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी सिर्फ अपने पास ही रखती है, उस चीज़ का प्रोडक्शन सिस्टम होता है, कॉर्पोरेशन होता है वो अपने पास रखती है, ठीक है। और कंपनी अपने पास रखती है, उसका जो ओनरशिप होता है वो भी अपने पास रखती है। फार्मर्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और नेक्स्ट पेज, यस पेज नंबर 66। ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि
नया टॉपिक हमारा है कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम ए लॉन्ग वे। हमें पता है अच्छी तरह से कि आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी लंबे समय से 20 ईयर्स से अगर बात करें तो लंबे समय से वो अपना काम करती हुई आगे बढ़ रही है। वाट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। अब इसका लोगों पर क्या कुछ इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ा है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द एविडेंस। कुछ यानी कि हम उनके जो प्रमाण देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, साक्ष्य देखते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन among producers, both local and foreign producer, has been of advantage to the consumers, particularly the well-off section in the urban areas। आपको अच्छी तरह पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है और ग्रेट कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, और आज आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं उनके बीच में बहुत बड़ा एक कंपटीशन चला हुआ है, ठीक है, कि हम अपना माल अच्छे से अच्छा बनाएं, वो कंपनी वो बनाती है उससे हम अच्छा बनाएं, वो कंट्री अच्छा बनाता है हम उससे भी बेटर प्रोडक्ट बनाएं। बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, चाहे वो कोई भी लोकल हो अपने कंट्री का हो, चाहे कोई फॉरेन प्रोड्यूसर हो, उनके बीच में कंपटीशन बना रहता है। हैज़ बीन एविडेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर्स। अब इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में ये जो काफ़ी यानी कि उपभोक्ताओं को, जो धनी वर्ग लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी कि पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको मोस्टली यहाँ वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द अर्बन एरियाज़, यानी कि जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, मोस्टली जो उपभोक्ता लोग होते हैं, इनको अच्छी तरह से धनी उपभोक्ताओं को ज़्यादा लाभ पहुँचता है और लोकल जो हैं वो उनको बहुत कम पहुँचता है। देयर आर ए ग्रेट चॉइस ऑफ बिफोर द दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द लोअर प्राइस सेवरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये भी क्लियर बात है कि जो लो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, और लो प्राइस पर उसको सेंड करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स के सामने काफ़ी चॉइस होती है कि भाई हमें कौन सा माल कब ख़रीदना है। कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास पहले से काफ़ी विकल्प होते हैं कि वो किस तरह की चीज़ को कैसे बनाना है, कितनी क्वालिटी में, कितने प्राइस पर हमें उसको सेंड करना है, सेल करना है। एज ए रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वॉज द पॉसिबल अर्लियर। इस वजह से आज जितने भी लोग हैं जो पहले की अपेक्षा आज अच्छा यानी कि जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा उनका बना हुआ है, उसके पीछे ये रीज़न है कि उन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दिया। मतलब सीधी सी बात अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर इस ग्लोबलाइजेशन का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा है और वर्क ज़्यादा है, और इसकी वजह से यहाँ पर और ट्रेड फ्री सिस्टम है, रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया है WTO के, ये सभी यानी कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हमें यानी कि यहाँ पर मिल पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अप साइड में। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। अब ये भी हमें पता है कि जो आज प्रोड्यूसर्स जो हैं, यानी कि प्रोड्यूसर आप जानते हैं अच्छी तरह से उत्पादक लोग होते हैं, जो यानी कि प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। और उसके बीच में जो हम बात करते हैं जो वर्कर लोग होते हैं, तो उनके बीच में ग्लोबलाइजेशन का कोई ज़्यादा यानी कि वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। फर्स्टली MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। आपको अच्छी तरह पता है कि हमें पता है ये अच्छी तरह से कि जो 20 ईयर्स में अगर हम बात करें पीछे की, तो MNCs जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंक्रीज़ करती हुई नज़र आ रही है। यानी 20 ईयर से देख रहे हैं कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में डे टू डे 20 ईयर से देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रही हैं, विच मीन्स द इन्वेस्टिंग इन द इंडिया हैज़ बीन द बेनिफिशियल फॉर दैम। इससे पता चलता है कि इंडिया में जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इंडिया में भी इस चीज़ का है वो उनको बेनिफिट मिलेगा। MNCs हैव बीन द इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्रीज सच एज द सेल फोन्स। अब ये MNCs होती है मोस्टली किस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया जैसे कंट्री में आकर के अपना काम करती है। पीछे हमने फोर्ड का कंपनी का नाम पढ़ा था, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं फ़ोन सेल फोन्स हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, फास्ट फूड है, ठीक है, और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज़। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जो कि हम देख रहे हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सी यानी कि जो एमएनसीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में आकर के अपनी कंपनियां सेट करती हैं, और कौन कौन से यानी कि प्रोडक्ट जो वहाँ पर बनाने के लिए यानी कि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर, ठीक है, तो उसमें सेल फ़ोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, और सर्विसेज है। उसके बाद में सर्विसेज के अंदर क्या आ गया, इंक्लूड हो गया बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम है वो अर्बन एरियाज़ में मोस्टली वो अपना सेटअप करती है, जिससे उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। दीज प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, ठीक है। अब ये जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने भी बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके जो ख़रीदार होते हैं वो यानी कि वेल ऑफ होते हैं, अच्छी यानी कि पे चुकाने वाले होते हैं, अच्छा पैसा देने वाले होते हैं। जो ये सामान बनाया जाता है, सेल फोन से, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। जब चाइनीज़ प्रोडक्ट वाली बात अगर देखा जाए तो वो भी सामने आती है। इन दीज इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन द क्रिएटेड। और ऐसा जो इंडस्ट्री आकर के जो नई नई चीज़ें बनाती है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर नई नई सर्विसेज भी सामने आती हैं, खुलती हैं, जॉब्स खुलते हैं, तो लोग उसमें जा कर के जॉब भी करना शुरू कर देते हैं। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइज रॉ मटेरियल। और जो लोकल कंपनी होती है, इंडियन जैसी लोकल कंपनी है, तो लोकल कंपनी उसके साथ मिलकर काम करती है, जैसे आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, परख वाला आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, परख फूड वाला। तो लोकल कंपनी होती है उसके साथ मिलकर के रॉ मटेरियल सप्लाई करती है उसको, किसको, एमएनसीज़ की इंडस्ट्रीज़ को। टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पेयर्ड। और इस तरह से ये जो कंपनियां हैं आगे बढ़ती चली जाती हैं। नाउ ऑन पेज नंबर नेक्स्ट, यस, नाउ पेज नंबर 67, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है उसमें कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कदम उठाए गए हैं, ठीक है, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी कुछ एक सालों से ये क्लियर है कि आज इंडिया में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो स्पेशल स्टेप उठाए हैं, उन्होंने उठाए हैं कि फॉरेन कंपनीज़ जो आए और अपना इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ इंडिया में आए और यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करें, ठीक है। और जो इन्वेस्ट करेगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, मोस्टली जिस एरिया में आती है वो इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है, कोई आकर के वो क्या बनाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन बनाएगी कि वहाँ आकर के एमएनसीज कंपनियाँ सारी वहाँ पर एक साथ काम करेंगी। इस सिस्टम को कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी सिस्टम को ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसको SEZs, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज SEZs? SEZs मीन्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन दिस जोन others जो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडिया और मेक ए हज इंडस्ट्रियल जोन, दिस जोन इज़ कॉल्ड द स्पेशल SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज SEZs, ठीक है। आर बीइंग सेटअप, वहाँ पर सेटअप किए जाते हैं। SEZ आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। और SEZs कोई भी एरिया होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वहाँ पर जो भी यानी कि जो फैसिलिटीज़ देनी होती है वो सारी SEZs यानी कि जो एरिया है, इकोनॉमिक जोन है, उसमें दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, रोड है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, स्टोरेज है, और रिक्रिएशनल्स हैं, एंड द एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये सब के सब उनको दिए जाते हैं कंप्लीट, ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है। तो ये मनोरंजन कह सकते हैं इसको, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, ठीक है, ध्यान देना। मनोरंजन यानी कि जो हर तरह की यानी सिनेमा हॉल्स वगैरह, हर तरह की यानी कि फैसिलिटीज़, पार्क वगैरह, ठीक है। कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट इन SEZs डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ द 5 years। ये भी क्लियर बात है कि जो भी कंपनी आकर के इस जगह पर अपना इन्वेस्ट करती है, उसको फर्स्ट 5 year में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। डो नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर इनिशियल पीरियड और द 5 year। और जो कंपनी कोई भी आती है SEZs जोन के अंदर, उसको 5 year तक कभी भी कोई भी अपने यानी कि टैक्स पे नहीं करना होता है, ठीक है, 5 years तक, ठीक है। ये इंडिया की जो पॉलिसी है,
न्यू पॉलिसी ये स्टेप्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें पॉइंट दिया गया है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये भी क्लियर बात है कि गवर्नमेंट कौन सी है, चाहे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों गवर्नमेंट मिल करके जो लेबर लॉ है, श्रम कानून है जिसको बोलते हैं, यानी कि जो लेबर वहाँ काम करेंगे उनके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने का पूरा प्रयास किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, कि आप लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें काम करेंगे और आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, लचीलापन दिया जाता है कि आप कम और ज़्यादा के हिसाब से जैसे भी आपको वर्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। तो उसमें चेंजमेंट करने का भी ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह से भी लेबर लॉ और फ्लेक्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है इन्वेस्टमेंट में। यू हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 2 दैट द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने पहले 2nd चैप्टर में पढ़े थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जो कि अंडर गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, आपको पता है। हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू द प्रोटेक्ट द वर्कर्स, ठीक है, और वर्कर्स का सारा ध्यान रखा जाता है, उसमें वर्कर को सारी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके आने जाने से रिलेटेड, उनके यानी कहने का मतलब उनको प्रोटेक्ट दिया जाता है, हर तरह से उनको सेफ रखने के लिए कोशिश की जाती है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहाँ पर उस इकोनॉमिक जोन के साथ में उनको सेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्कर्स राइट, ठीक है, वर्कर राइट्स को ध्यान में रखा जाता है। इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज, लेकिन अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि कुछ एक कंपनियों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है कि वो नियमों में जो चेंजमेंट हुआ है उसके जो नियम हैं उनमें कुछ बदलाव लाना चाहती है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिक। और कहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग नियमित रूप पर जो लेबर लोग हैं उनकी कंपनियों में काम करने पर उसको हम क्या करेंगे, हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड वैन, क्योंकि हम कुछ समय के लिए ही लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि क्या चाहते हैं कि कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं, आपको पता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर जो कंपनी आती है एमएनसीज, तो उसमें क्या करते हैं वो लोकल जो कंपनी के अंदर लोकल वर्कर होते हैं उनको बुला लेते हैं, बट शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए बुलाते हैं। जब देखते हैं कि इनका काम सही प्रॉपर से है या नहीं है, अगर चेंजमेंट करना होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में वो चेंज कर देते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। वैन देयर इज़ इंटेंसिव प्रेशर ऑफ वर्क, और इतना ज़्यादा यानी कि वर्क का प्रेशर दिया जाता है उन पर कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो छोड़ने लग जाते हैं। दिस इज़ डन टू द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कंपनी। और इससे कंपनी ये देखती है कि जब अगर लेबर ज़्यादा हाई जा रही है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, तो कंपनी है वो उसमें से अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देती है लेबर कॉस्ट को, ठीक है, यानी कि वर्क के अकॉर्डिंग वो पैसे देने लग जाती है, पर डे के हिसाब से पैसे नहीं देती है। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड फॉरेन कंपनीज़, जो कि ऐसा करना जो फॉरेन कंपनीज़ के लिए ठीक नहीं होता है, आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, ताकि उनको अच्छी तरह से लेबर लॉ में जो नियम है, कानून है, तो उसके लिए साथ उनको रेडी होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है 5 ईयर का, हमें जो कोई भी किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना होता है और वहाँ की जो गवर्नमेंट हमें अलाउ कर देती है, तो क्लियर बात होती है कि उससे पता चलता है कि नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें लेबर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, 5 ईयर नो टैक्स इज़ देयर। ये डिमांड कंप्लीट होने के बाद में मोस्टली क्या करते हैं वहाँ पर, जो उसके बाद में इस कंपनी को वहाँ पर सेटअप किया जा सकता है। तो एमएनसीज़ की बात आई थी कि इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया के अंदर 20 ईयर से, हमने देखा था पीछे पेज नंबर जो 66 पर, ठीक है, लोकल कंपनीज़ के साथ में मिल करके वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। सेकेंडली पार्ट उसका आता है, यहाँ तो एक एग्जांपल दिया गया था आपको समझाने के लिए ओनली। सेकेंडली सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज़ हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। और ये भी आज हमें पता है कि जो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, जो काफ़ी जो टॉप कंपनीज़ है, वो भी अपना बेनिफिट ले रही है और अपने आप को कंपटीशन में आगे ले जा रही है एमएनसीज़ के बराबर। दे हैव इन्वेस्टेड इन नेवर टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन मेथड आर द रेज देयर द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। और वो अपने जो कंपनी जो है, ये कंपनी अपने जो टेक्नोलॉजी है उसमें नए से नए जो चेंजमेंट है उनको लाने की कोशिश करती है और ज़्यादा से ज़्यादा
निवेश उसमें करना चाहती है। सम हैव द गेन्ड फॉर द सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद द फॉरेन कंपनीज़। और ये भी हमें पता है अच्छी तरह से कि कुछ जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनियां होती है वो अपने आप को जो कोलैबोरेशन का होता है सहयोग के साथ में अपनी फॉरेन कंपनीज़ के साथ में आगे बढ़ती रहती है। कहने का मतलब जो टॉप इंडियन कंपनीज़ है वो भी अपना बेनिफिट लेने के लिए अपने प्रोडक्शन को और अपने कंपटीशन को आगे बढ़ाती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि एमएनसीज कंपनियां हैं, उनका जो प्रोडक्शन कैसा है और हमारा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंक्रीज़ कंपटीशन करना होगा। और वो कंप्लीट अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर आते हैं और न्यू जो प्रोडक्शन मेथड उनको यूज़ करते हैं और अपने स्टैंडर्ड को हाई करके उनके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि जो एमएनसीज हैं और लोकल कंपनीज़ हैं उनके साथ एक दूसरे को कोलैबोरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as the multinationals themselves। अब ये भी क्लियर है कि कुछ एक जो आगे हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन में जो इंडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। इंडियन कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और आगे बढ़ी भी हैं, ये भी क्लियर है। टाटा मोटर्स है, अगर आप बात करना चाहें, जमशेद जी आप जानते हैं जमशेदपुर जो टाटा मोटर्स यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू में अगर बात करें तो एक ये इनकी सबसे बड़ी कंपनी का नाम दिया है यहाँ पर। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स की हैं। इन्फोसिस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है जिसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो इन्फोसिस जो इन टेक्नोलॉजी है। रैनबैक्सी है जो मेडिसिन में यूज़ की जाती है। ठीक है, टाटा मोटर्स हो गई आपको पता है ऑटोमोबाइल्स कंपनी है बहुत बड़ी। इन्फोसिस है वो IT होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। रैनबैक्सी है ये दवाइयों की कंपनी होती है जो मेडिसिन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और एशियन पेंट्स जो पेंट्स होती है जो वो जो हम विंडो पर, डोर पर और घरों में करते हैं। संड्रम द फास्टनर्स नट एंड बोल्ट्स। ठीक है, ये संड्रम और फास्टनर्स होते हैं। ठीक है, फास्टनर होते हैं, इनको नट और बोल्ट्स कहा जाता है। नट और बोल्ट की बहुत बड़ी यानी कि जो कंपनियां हैं जो है इस तरह की बनी हुई है। कुछ ऐसी इंडियन कंपनियां हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी है। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर द स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। आज पूरी दुनिया में टॉप कंपनी हमारी इंडिया की जो हैं उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट सम टॉप इंडस्ट्रीज नेम अकॉर्डिंग टू द ग्लोबलाइजेशन दे हैव स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन इन वर्ल्ड वाइड। तो नेम उसका है टाटा मोटर्स है, रैनबैक्सी है, इन्फोसिस है, ठीक है, एशियन पेंट्स है और सुंदरम फास्टनर्स जो नट और बोल्ट्स हैं। ये सभी इंडिया की मोस्ट टॉप कंपनीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने यानी कि नेम के साथ फेमस हो रही है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये भी क्लियर बात है, जो ग्लोबलाइजेशन के अगर लेवल पर हम बात काम करते हैं किसी भी कंपनी का तो उसमें उस कंपनी को जो सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाती हैं। पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। जो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है उसके जितनी भी सर्विसेज होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में वो फेमस हो जाती हैं। द इंडियन कंपनीज प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर द लंदन। आपने एग्जांपल पढ़ा था जिसमें वो बच्ची बता रही थी कि हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतने क्लियर नहीं होते हैं। तो मैगजीन की अगर बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की इंडिया ने, तभी वो दिल्ली में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो वहाँ से लंदन से प्रिंटिंग होने के लिए जो मैगजीन आई थी। ठीक है, बेस्ड कंपनी एंड सेल सेंटर आर द सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, और कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर भी इंडिया के अंदर खोले जाते हैं। ठीक है, अदर कंपनीज़ के साथ में कि किस तरह से हमें क्या काम करना होता है, कैसे क्या किया जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल को वो अच्छे हैं। मैगजीन प्रिंट की जाती है, लंदन से देखो ऑर्डर आया है, उसका पेमेंट होता है ऑटोमेटिकली। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ में ऑटोमेटिकली वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में कम्युनिकेट के साथ में हो जाता है। बिसाइड ए होस्ट ऑफ द सर्विसेज द डाटा एंट्री। और ये जो कॉल सेंटर होते हैं उसमें डाटा इंक्लूड किए जाते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी जो डाटा एंट्री हुई है। ठीक है, अकाउंटिंग होती है, उसमें लेखा जोखा होता है। ये जो कॉल सेंटर होते हैं उनके जो हिसाब किताब होते हैं वो कंप्लीट उसमें किए जाते हैं कि सर्विस किस टाइप की हुई है, उसमें डाटा एंट्री कितनी हुई है, अकाउंटिंग सिस्टम कितना हुआ है, लेखा जोखा उसका कितना रूप है, कितना हमने इन्वेस्ट में किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, प्रबंधन कार्य के लोग होते हैं, वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन द कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आज इस तरह से इंजीनियर लोग मिल करके सभी जो सर्विसेज इंडिया की हैं वो सभी मिल करके पूरी तरह से जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ये नहीं कि लोकल कंपनी बना करके कोई भी सामान वो मल्टीनेशनल के अकॉर्डिंग या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे रीज़न है
कि एक कंट्री के अंदर पूरी तरह से वहाँ पर उसमें कॉल सेंटर होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके अंदर जो डाटा एंट्री होनी चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होने चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जितने भी जो इंजीनियर लोग होते हैं उन सभी की हेल्प से जो कंप्लीट अपने माल को, अपने प्रोडक्शन को, जो अपने जितना भी काम किया गया है उसको अपने कंट्री में उसको काफ़ी ऐसे लेवल पर लेकर आना कि ताकि वो सस्ता हो सके और उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में हो सके। ठीक है, तो अब उसके बाद में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट।